बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5 MCSA का और 2016। अच्छा, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टोरेजेस के बारे में। स्टोरेजेस के बारे में हम पहले हमारे 2012 के लेक्चर में इसका जो मेजर पार्ट है वो कवर कर चुके हैं। 2016 में मैं आपको थोड़ा सा इसके जो कंसोल है उसका दिखा दूंगा, और दूसरा हम इसके आज डिस्कस जो हमारा मेन फोकस होगा वो डाटा डीडुप्लीकेशन पे होगा। ठीक है, जो सर्वर 2016 में एक फीचर है डाटा डीडुप्लीकेशन का, वो फीचर क्या है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है, उसकी हम डिफरेंट ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है माइंड में, डाटा डीडुप्लीकेशन एक्चुअली असल में है क्या। ठीक है, तो डाटा डीडुप्लीकेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इन सर्वर 2016 डाटा डीडुप्लीकेशन इज इंट्रोड्यूसिंग इन मल्टी थ्रेडिंग। Server 2012 R2 deduplication were in single threading mode and can't use more than one processor core on a single volume. This severely limits the performance and the bypass the restriction. It's necessary to split the disk on several volumes smaller size. The maximum volume should not be more than 10 TB. अच्छा, डाटा डिडुप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ इसकी बता दूं। सबसे पहली बात, आप जिस भी वॉल्यूम पे डाटा डीडुप्लीकेशन एनेबल करेंगे उसका वॉल्यूम 10 TB से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्वर 2012 की अगर मैं बात करूं तो सर्वर 2012 में डाटा डीडुप्लीकेशन अवेलेबल था, लेकिन वो था सिंगल थ्रेडिंग पे। सिंगल थ्रेडिंग मतलब कि अगर आपका प्रोसेसर है, ठीक है, और प्रोसेसर के अंदर आपको पता होगा कि मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, कि एक प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब मल्टीपल जॉब्स को वो एट अ टाइम सेम टाइम रीड कर सकता है। मल्टी एक प्रोसेसर, अगर एक प्रोसेसर है आपके पास और उसके पास पहली जॉब आई है तो वो उस पर प्रोसेस करना शुरू कर देगा। अगर वही दूसरी जॉब उसके पास आई है तो अगर वो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है तो वो दूसरी जॉब को स्प्लिट करके उसको भी साइमल्टेनियसली वर्किंग करने देगा। अदरवाइज उस दूसरी जॉब को क्यू में लगना होगा, वेट करना होगा, अगर वो सिंगल थ्रेडिंग सपोर्टेड है। तो सर्वर 2012 में जो डाटा डीडुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट था वो सिंगल थ्रेड था, मतलब कि एक टाइम पे एक प्रोसेसर हो सकता था, जिसकी वजह से आपके सर्वर की परफॉर्मेंस थोड़ी लो थी, चीज़ें थोड़ा स्लो वर्क करती थी। सर्वर 2016 में एक मेजर चेंज है कि इसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग है। यही एक रीज़न है कि अब 2016 में लोगों ने डाटा डीडुप्लीकेशन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि इससे पहले ये यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला अगर मैं इसके बारे में पढ़ूं तो कहता है कि ऑन सर्वर 2016 रिवर्स इंजन कैन रन डाटा डुप्लीकेशन डेट इन मल्टी थ्रेड मोड, जो कि मैं बता चुका हूं। ईच वॉल्यूम यूजिंग मल्टीपल कंप्यूट थ्रेडिंग एंड आईओ क्यू, मतलब अगर आपके कंप्यूटर में दो वॉल्यूम्स हैं और दोनों पे आपने डाटा डुप्लीकेशन इनेबल की हुई है तो दोनों एट अ सेम टाइम मल्टी थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि वो एक सिंगल कंसीडर होगी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसर है तो ये जॉब भी इसके ऊपर आएगी, इसकी साइमल्टेनियसली दूसरी जॉब भी आएगी, सेम आपके दूसरे जो वॉल्यूम है उसकी जॉब्स भी आपके इसके ऊपर आ सकती हैं। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग एंड द अदर चेंजेस इज द इंजन इफेक्ट, सॉरी, engine affected the limit on the size of the volume and the size because deduplication threading increased performance, eliminate the need of partition disk into multiple volume so you can deduplication for 64-bit volume. Also the maximum file size has been increased, the data duplication now support 1 TB। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सर्वर 2012 में जहां आपके पास एक लिमिट 10 TB की थी, दूसरी आपके पास सिंगल थ्रेडिंग की थी, जो कि इसकी मेन रीजन थी फेल होने की, जो कि इसकी मेन, क्योंकि इसको जब हम कंपेयर करते थे दूसरे जो हमारे स्टोरेजेस जो होते थे, जो कि प्रॉपर स्टोरेज सोल्यूशन, उनसे जब हम माइक्रोसॉफ्ट के सोल्यूशन को कंपेयर करते थे तो हमें हमेशा यहाँ आके थोड़ी सी लिमिटेशन होती थी कि ये 10 GB है एक वॉल्यूम, तो इसका मतलब अगर आपके पास 20 GB का डाटा है और 20 TB का डाटा है तो आपको दो वॉल्यूम्स एटलीस्ट क्रिएट करने पड़ते थे, और दो वॉल्यूम्स के ऊपर सिंगल थ्रेडिंग थी, मतलब वो एक टाइम पे एक प्रोसेस कर सकता था, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बहुत लो थी। सर्वर 2016 में ये इन्होंने क्या काम किया है, सबसे पहली चीज़ आपका वॉल्यूम की साइज की लिमिट 10 TB से बढ़ाकर 64 TB तक कर दी है, और एक सिंगल फाइल 1 TB तक हो सकती है। ठीक है, दूसरा ये कि आपकी मल्टी थ्रेडिंग भी ऑन कर दी है। तो आप खुद सोचें, अब आपके पास फॉर एग्जांपल 20 TB का अगर डाटा है तो आप उसे सिंगल वॉल्यूम में यूज कर सकते हैं, प्लस आपके पास मल्टी थ्रेडिंग भी है, प्लस 1 TB फाइल सपोर्टेड भी है। तो इट्स मीन्स अ ह्यूज डिफरेंस, और इससे आपकी स्पीड, आपकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क आता है और आपकी चीजें जो है वो बड़े बेहतर तरीके से चलती हैं। आप थोड़ा सा पढ़ते हैं कि डाटा डुप्लीकेशन एक्चुअली है क्या, करती क्या है। इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आपके पास यहाँ
डिफरेंट फाइल्स हैं आपके वॉल्यूम में, ठीक है। ये वॉल्यूम फॉर एग्जांपल डी है, ठीक है, ये डी वॉल्यूम है आपका। डी वॉल्यूम के अंदर डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब आप देखें, अगर आप गौर से देखें तो कुछ फाइल्स सेम हैं, ठीक है, जैसे ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है। इन फाइलों की टाइप सेम है, इन फाइलों का साइज सेम है, इन फाइलों की जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो सेम है। इसी तरह आपके पास ये ब्लू कलर की जो फाइल्स हैं ये तीन पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल 4, ठीक है। इसी तरह कैमरा वाली फाइल्स हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये फाइल्स सेम हैं, ठीक है, इनका साइज सेम है, इनका एक्चुअल फाइल सेम है, इनका डाटा सेम है, डिडुप्लीकेशन हर चीज सेम है, ठीक है। और डाटा डिडुप्लीकेशन करेगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ एक फाइल का साइज 1 MB है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस साइज का 1 MB है, तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 MB अप्रॉक्सीमेटली आपके पास बन रहा है इधर साइज ना, इन सबको अगर मैं कंसीडर करूं 1 MB का, तो 20 MB के अंदर 1 2 3 4 4 MB की जो फाइल्स हैं वो सेम है। 1 MB, 2 MB, 3 MB, 4 MB, ये 4 MB की फाइल सेम है, लोकेशन डिफरेंट है, अब डी के अंदर ही पड़ी हुई है, लेकिन कोई डी के अंदर किसी रूट पे पड़ी हुई है। मतलब इसकी एग्जांपल आप ये ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक विंडोज सर्वर 2007 का आईएसओ पड़ा हुआ है डी के अंदर, वो डी के अंदर भी पड़ा हुआ है, वो डी के अंदर एक न्यू फोल्डर उसके अंदर भी रखा हुआ है, वो आईएसओ के फोल्डर में भी रखा हुआ है, साइज सेम है, टाइप सेम है, उसकी जो बाइनरी जो कन्वर्जन है वो सेम है। तो जब फाइल सेम है तो वो 7 GB की जो फाइल है वो आपकी तीन जगह पड़ी है, तो टोटल 21 GB वो कंसीडर करेगा। लेकिन अगर अब वही आप इस एग्जांपल में डी के ऊपर मैं डाटा डिडुप्लीकेशन का जो फीचर है वो इनेबल करता हूं, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कौन कौन सी फाइल सेम है, 1 2 3 4, और रादर देन कि इन चार फाइल्स को अलग अलग सेव करे, वो एक फाइल का डाटा सेव करेगा, बाकी कैलकुलेशन सेव कर लेगा। कैलकुलेशन मुराद उसे पता होगा, अच्छा यार ये फाइल डी में रूट पे पड़ी है, सेम है, डी के अंदर न्यू फोल्डर में पड़ी है, वो भी सेम है, सेम साइज है, तो वो सेव उसको एक दफा ही करेगा, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन है स्मॉल साइज में वो रखेगा अपने पास कि ये फाइल का एक इमेज यहां भी पड़ा हुआ है। तो अगर डाटा डिडुप्लीकेशन से पहले मेरी डी ड्राइव 20 MB कंज्यूम कर रही थी, तो डाटा डिडुप्लीकेशन के बाद 1 2 3 4 5 6 MB कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो दैट्स अ बिग डिफरेंस, बिग इफेक्ट है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम चलते हैं मतलब थ्योरी इसके बारे में ज़्यादा नहीं, हम इसके ऊपर लैब देखते हैं और फोल्डर्स कॉपी करते हैं, फाइल्स कॉपी करते हैं और देखते हैं कि उसका हमारी साइज पे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके गाइस, लैब में आ चुके हैं। लैब में सबसे पहला मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने शेयर फोल्डर में जाके आईएसओ जो इसका है वो मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, और इसको अपनी अभी मेरी सिंपल ड्राइव है ये, मैं ई ड्राइव के अंदर सिंपल अपना जो है एक आईएसओ है वो कॉपी पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब तक ये कॉपी होता है तब तक हम क्या करते हैं, हम इसके जो हैं क्या कहते हैं उसे, डाटा डिडुप्लीकेशन का जो फीचर है हम उसको इनेबल करते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे इनेबल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है अपने ऐड रोल्स एंड फीचर्स के अंदर, ठीक है। ऐड रोल्स एंड फीचर के अंदर आपको याद होगा कि फाइल सर्वर एंड स्टोरेज सर्विसेज जो हैं उसके अंडर भी हम आइसकजी का हमने जिस तरह इनेबल किया था, उसी तरह हमारे पास वहाँ डाटा डिडुप्लीकेशन का जो है फीचर वो आ रहा होगा उसके रोल की सर्विसेज के अंदर। हमने सिंपल उसको चेक करना है और उसको इनेबल कर देना है। उसको इनेबल करने से क्या होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स बिट स्लो। अब इस पे नेक्स्ट करते हैं, रोल सिलेक्शन पे, और नाउ इट विल चेक। ओके तो अभी हम जैसे फाइल एंड सर्विसेज है हमारी, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास डाटा डिडुप्लीकेशन का फीचर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। डीएफएस नेम स्पेस हम पढ़ चुके हैं, डीएफएस पढ़ चुके हैं, आइसका जी टारगेट वगैरह, एनएफएस हमने उसके अंदर कवर कर लिए हैं, दूसरे के अंदर वीएमवेयर के अंदर। तो डाटा डिडुप्लीकेशन को हम क्लिक करते हैं, सिंपल नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और मैं इसको चेक करके इंस्टॉल कर देता हूँ। अब तब तक इंस्टॉल होता है फिर वापस आते हैं, तब तक मैं जो अपनी आईएसओ फाइल्स हैं वो भी ज़रा डी में 3 4 दफ़ा कॉपी कर लूँ ताकि मैं आपको फिर इसका जो डिफरेंस है वो आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होता है तो कंटिन्यू करते हैं।
ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया इसका फीचर। अब हमने क्या किया है, मैंने अगर आपको ई ड्राइव ओपन कर दूं तो ई ड्राइव में मैंने सेम विंडोज़ 10 का आईएसओ 3 दफ़ा कॉपी कर दिया है, जिसका एक्चुअल साइज़ है 4.4 GB एक का साइज़ है, सॉरी 3.95 GB एक फाइल का साइज़ है। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि 11.9 GB यूज़ हो चुका है और अवेलेबल है 17.29 आउट ऑफ 29 GB। तो इट्स मीन इसने मेरा मतलब जितनी दफ़ा मैंने फाइल कॉपी की है, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 इसने मेरा ले लिया है, क्योंकि एक फाइल मेरी अप्रॉक्सीमेटली 4 GB की है। ठीक है, अब फाइल सेम है, डाटा सेम है, लेकिन 3 दफ़ा पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसने उसके लिए तो ये एक अलग फाइल है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ करना है, हमने डी डुप्लीकेशन इस पे इनेबल करनी है। ठीक है, डी डुप्लीकेशन इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप अपने सर्वर मैनेजर में जाएं, सर्वर मैनेजर को ओपन करें। सर्वर मैनेजर के अंदर हम चलेंगे फाइल एंड सर्विसेज के अंदर। ओके, अभी मैं इसको एक्सपैंड करते हैं, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के अंदर जाते हैं और यहाँ से मैं वॉल्यूम्स में जाता हूँ अपने, और ये देखिए मेरे पास ये वॉल्यूम दिखा रहा है सी और ई। ठीक है, अब आप देखें इसके ऊपर डुप्लीकेशन का आपको नज़र आ रहा होगा, डी डुप्लीकेशन रेट, जो कि अभी इसके पास ज़ीरो है। ठीक है, मतलब डी डुप्लीकेशन इनेबल नहीं है। राइट क्लिक करें जिस ड्राइव पे आपने करना है और आप यहाँ से कॉन्फ़िगर डाटा डी डुप्लीकेशन, ये अदर्स ऑप्शन है जो कि आप डिस्क मैनेजमेंट से जाके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कॉन्फ़िगर डाटा डी डुप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले ये डिसेबल है, मैं इसको अब यहाँ से पूछेगा ये आपने इनेबल किस लिए करनी है, फॉर जर्नल पर्पस, फॉर वीडीआई। आपके पास कोई वीडीआई मतलब जिस तरह हमारे पास हाइपर वी है वैसा कोई सोल्यूशन है आपके पास इस ड्राइव पे, या आपके पास वर्चुअलाइज्ड बैकअप सर्वर है ये जो आपकी बैकअप फाइल्स को करेगा? अगर बैकअप है तो ये फिर उसकी कंप्रेशन उस हिसाब से करेगा, अगर ये वीडीआई है तो फिर ये उसकी कंप्रेशन अपने दूसरे तरीके से करेगा। अगर जनरल फाइल सर्वर पर्पस है तो उसके लिए इसका जो मैकेनिज्म है बैकएंड पे वो डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं जनरल करता हूं। अच्छा, ये कहता है डुप्लीकेट फाइल्स ओल्डर देन इन 3 डेज। ठीक है, जो फाइल 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं उसको पड़ी हुई को डुप्लीकेट, ठीक है, आपने उसको क्या कहते हैं डेटा डुप्लीकेशन उस पर लगानी है। लेकिन मेरे केस में क्योंकि मुझे अभी चाहिए, वैसे रिकमेंड आपका यही होता है कि आप एक दिन करें, क्योंकि हो सकता है कि फाइल उसने वैसी कॉपी की हो, क्योंकि अगर आप इसको रियल टाइम पे डुप्लीकेशन लगाएंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोना टेक टाइम, क्योंकि जैसे कोई बंदा कॉपी कर रहा होगा साथ में उसकी डुप्लीकेशन भी हो रही होगी। तो इसलिए इट्स रिकमेंडेड कि आप 3-4 दिन पुरानी फाइल्स को लगाएं, ताकि इसका जो स्केजुअल है वो आपकी रियल टाइम कॉपिंग की स्पीड को कम ना करे। तो अभी मैं इसको जीरो कर रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे 0 डेज मतलब जैसी फाइल आए उसको कर दो। ठीक है, कस्टम फाइल एक्सटेंशन टू एक्सक्लूड, अगर आपके पास कोई वीडियो आप चाहते हैं कि यार ये मेरी वीडियोस फाइल एक्सक्लूड, क्योंकि हमेशा वीडियो फाइल्स में ख्याल रखें जब इनेबल करते हैं तो वीडियोस फाइल का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वीडियोस फाइल्स अक्सर डुप्लीकेशन के अंदर कंप्रेस हो जाती हैं। ठीक है, उनका वॉल्यूम, उनकी जो चीज़ें होती हैं वो सेम नहीं होती, तो आपको लॉस लॉस होने का खतरा होता है। प्लस आप अपनी डेटाबेस को कभी भी डेटा डुप्लीकेशन में नहीं लिखते, क्योंकि आपने डिफरेंट जगह पे उनकी बैकअप सेव किए होते हैं एक्चुअली। तो आप मतलब जो इसके अलावा भी कोई फाइल है, फोल्डर है, कोई कंटेंट है, आप उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, आप यहाँ से एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर पूरा फोल्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरा फोल्डर जिस तरह है वो आप दे सकते हैं यहाँ से एक्सक्लूड के लिए। सेट डुप्लीकेशन स्केजुअल, स्केजुअल में क्या है कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट मैं सेट करता हूँ कि ओल्डर देन 3 डेज, फिर मैं उसका स्केजुअल लगाता हूँ कि जो डाटा डुप्लीकेशन होगी वो रात के इस वक्त या इन दिनों में, ठीक है, वो आपकी कॉन्फ़िगर और सॉरी बैकग्राउंड पे रन करेगी। इनेबल थ्रूपुट ऑप्टिमाइजेशन ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक आवर, रन डाटा डुप्लीकेशन एट नॉर्मल प्रायोरिटी। ये क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरी ऑफिस की मैं मिसाल लेता हूँ, मेरा ऑफिस 9 to 5 है। ठीक है, अब 9 to 5 मेरे ऑफिस में मेरे फाइल सर्वर पे रियल टाइम पे काम हो रहा होता है, फाइल्स आ रही हैं जा रही हैं, ये वो काम हो रहा है। तो उस दौरान, ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यार उस दौरान डाटा डुप्लीकेशन, क्योंकि वो डाटा डुप्लीकेशन बैकग्राउंड प्रोसेस है जो उसने चलाते रहना है, तो मैं कहूँगा यार डाटा डुप्लीकेशन इस टाइम पे
जो मेरी जो जो मेरा ये टाइम है, इस टाइम पे मेरी डाटा डुप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है, रन डाटा डुप्लीकेशन एट नॉर्मल प्रायोरिटी एंड कंज्यूम द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इस टाइम पे मेरी जो परफॉर्मेंस है वो हाई रहे और डाटा डुप्लीकेशन मेरी स्लो हो, ताकि मेरी दूसरी चीज़ों पे फर्क ना पड़े। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मतलब अगर मैं ए 9 to 5 है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 9 AM से लेके 8 आवर्स तक, संडे और सैटरडे को निकाल के इन दिनों में इस टाइम पे मेरी जो डाटा डुप्लीकेशन है उसको एक नॉर्मल स्केड्यूल के मुताबिक रन कीजिए। ठीक है, ये इसका सेकंड है, क्या कहते हैं उसको, स्केड्यूल। आप दो स्केड्यूल लगा सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आप कहते हैं यार मेरा जो ऑफिस टाइम है 9 to 5 है, लेकिन 9 to 5 के बाद मेरे पास 4 घंटे का बैक स्पैन है, उसके बाद 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरे बैकअप स्टार्ट होते हैं। समझ आई? अब जब बैकअप स्टार्ट होते हैं मेरे, तब भी मैं चाहता हूं कि मेरा फाइल सर्वर, क्योंकि इसके ऊपर बैकअप मेरे सेव हो रहे होते हैं या इसका बैकअप लिया जा रहा होता है उस टाइम पे, तो इन दोनों केसेस में मुझे अपने सिस्टम के रिसोर्स हाईली अवेलेबल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उस टाइम मैंने अपने सिस्टम को यूज करना होता है, उस टाइम मुझे उसका बैकअप क्विकली चाहिए होता है, या तमाम बैकअप उस पर, मैं उस चीज को उस टाइम पे अपने आईओ को, हार्ड ड्राइव को स्ट्रक नहीं करना चाहता। तो मैं दो स्केड्यूल यहाँ लगा सकता हूँ। पहला स्केड्यूल मैंने लगाया 9 से लेके 8 आवर्स तक। दूसरा स्केड्यूल मैंने लगाया कि जी रात 8 बजे से लेके 3 घंटे तक, 8 9 10 11, इन 3 घंटों के दौरान मेरा जो क्या कहते हैं काम है, ठीक है, वो होता है, तो इसलिए आपको इसको कम कंज्यूम करें। मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये सेटिंग्स मुझे चाहिए नहीं अपनी लैब टेस्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा, फाइल्स मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं जनरल पर्पस के लिए कर रहा हूँ इसको, और 0 डेज रख के इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको ओके कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये डेटा डुप्लीकेशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास डुप्लीकेशन रेट इधर आ जाएगा और डुप्लीकेशन सेविंग इधर आ जाएगी, कि डुप्लीकेशन के जरिए एक्चुअली इसने टोटल कितना जीबी या कितने एमबी सेव किए हैं आपके स्टोरेज से। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी थोड़ा टाइम लेगा, फाइल्स को रीड करेगा आपकी। ठीक है, और उसके बाद आपको एक रिजल्ट देगा कि मैंने 3 फाइल्स थी, जो कि मैं मतलब जो इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 फाइल्स हैं, तो उनका एक्चुअल साइज जो 3.9 GB है, थोड़ा सा ज़्यादा होके उससे 4 GB तक यूज़ करेगा और बाकी फाइल्स को, मेरी डाटा को नहीं छेड़ेगा। तो अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन से थोड़ी सॉरी निकल गई थी। हम पावरशेल ओपन करते हैं, हमारे पास दो कमांड्स होती हैं डाटा डुप्लीकेशन की जॉब स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे क्विकली स्टार्ट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए उसका स्टेटस देखने के लिए कमांड क्या है, अगर मैं स्टार्ट लिखूंगा, स्टार्ट डी डुप्लीकेशन, जो तरह डी डुप जॉब होता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ वॉल्यूम दूंगा कि मुझे किस वॉल्यूम पे देखना है, और मेरी जो वॉल्यूम है वो ई है, ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है, टाइप उसकी क्या होगी, टाइप लिखते हैं, टाइप इसकी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के सिनेरियो में मतलब इसको मैं ऑप्टिमाइज करना है कि जब प्रोसेस फ्री हो तब यूज़ कर ले, जब बिजी हो तब इसको छोड़ दे। ठीक है, अच्छा, गेट करने के बाद मैं स्टार्ट के बाद मैंने करना है, मैंने गेट करना है। गेट से क्या होगा कि मुझे इसका स्टेटस मिलेगा। ठीक है, अभी अगर मैं देखूं तो ये मुझे कह रहा है कि स्टार्ट टाइम 11.49 था, प्रोग्रेस इसकी भी 0% है, रनिंग में है। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम यहीं से इसको देखेंगे, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा साइज में क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, हमारी जो जॉब है कंप्लीट हो चुकी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोसेस के अंदर जब मैंने चलाया 33, 50, 58, 55, 58, 60, 91, और यहाँ आके इसने एरर दिया है। इट्स मीन कि मेरी जो ये कोशिश कर रहा है गेट डीबग जॉब को का स्टेटस देखने के लिए, लेकिन वो जॉब कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए इसने इसको एरर दे दिया। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी इस स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ मैं अपने राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश करने के बाद इसने किया है, डुप्लीकेशन रेट इसने 70% देखा है, कि 70% तक जो डाटा है वो ऑलमोस्ट इसका जो रेट है 70% है, और प्लस डुप्लीकेशन सेविंग मेरे इस डुप्लीकेशन से मेरे वॉल्यूम पे 8.53 GB इसने सेव किया है। ठीक है, अब क्योंकि वो फाइल सेम थी, तो अब अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये साइज भी ब्लू वायर थोड़ी पीछे हो गई है। और अगर मैं यहाँ से अगर देखूंगा मेरी फाइल्स का साइन साइन देखें, मतलब 4 GB ऑलमोस्ट 11 पॉइंट सम GB था। अगर मैं अब इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो अब देखेंगे यूज स्पेस 3.58 GB। ठीक है, 3.58 GB इसने सिर्फ यूज किया हुआ और बाकी फ्री छोड़ दिया है, तो दैट्स अ बिग डिफरेंस।
तो क्योंकि इसने डीडुप्लीकेट किया है, उसने देखा है कि ये तीनों फाइल सेम हैं और इनका जो बाइनरी कन्वर्जन है वो सेम है, 01 की फॉर्म में इसने इसको कन्वर्ट किया, चेक किया कि सेम है, और इसने फिर क्या किया कि एक फाइल को सेव रखा और बाकी दो फाइल्स की कुछ पैरिटी जो कॉपी होती है या कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसको सेव कर लिया अपने पास, और टोटल हमें 3.58 जीबी यूज्ड यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको ये कम्प्लीटली क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने 8.53 जीबी, सॉरी, इस वॉल्यूम पे डीडुप्लीकेशन के ज़रिए आपने अवेल किया है, आपने इसको गेट किया है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने इन्वायरमेंट्स में जहां जहां आपको लगता है कि ये चीज़ आपके काम आ सकती है वहां वैसे कॉन्फ़िगर करें स्टोरेज के ऊपर, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। परफॉर्मेंस वाइज 2016 यूज़ करें, 2012 पे यूज़ ना करें, आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि वो सिंगल थ्रेडिंग है, वॉल्यूम साइज लिमिटेशन है, ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत फ़र्क आएगा परफॉर्मेंस में। लेकिन यहाँ क्या है, परफॉर्मेंस भी हमारी बिल्कुल क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज है, मेरा स्टोरेज ऑप्टिमाइज है, मेरा डिडुप्लिकेशन का डाटा सेव हुआ है और इस टाइम मैंने इसको वेल किया है। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे आईपैम, और उसके बाद हम देखेंगे हाइपर वी के अंदर जो इनकी नई ऑप्शंस आई हैं हम उनको कंसीडर करेंगे। एग्जाम के हवाले से हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस, मतलब एग्जाम के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा डुप्लीकेशन, आप इसको पढ़ें, क्या चेंजेस हैं इसके बारे में, डुप्लीकेशन सेविंग क्या होती है, रेशो क्या होती है, रेशो का मैंने बता दिया, सेविंग का बता दिया, क्या फ़र्क करती है, इन चीज़ों को तैयार करें ताकि आपका एग्जाम अच्छी तरह प्रिपेयर हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।